हेलो एवरीवन। हाँ, मैंने आपको ना फोर्स वाले टॉपिक में बताया था कि जो फोर्स की मेन डेफिनेशन थी वो किसने दी थी, न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में दी थी। जैसे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो होता क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, तो वो कंटिन्यू किस में रहेगा, रेस्ट में। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, तो मोशन में रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में चलेगा। कब तक? जब तक हम उस पर क्या ना लगा दें, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। देखिए इसमें ये जो मैंने इसमें लिख के बताया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू किस में रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो वो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, कंटिन्यू इन मोशन, लगातार मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक हम उस पर क्या ना लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाएं। मतलब बिना एक्सटर्नल फोर्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से किस में नहीं ला सकते, मोशन में, ठीक है। या मोशन को किस में नहीं ला सकते, रेस्ट में नहीं ला सकते। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। या फिर हम इसकी क्या नहीं चेंज कर सकते, इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करते। सेम चीज़ हम किस पे लगा सकते हैं, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन का भी लगा सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्शन देन इट विल मूविंग इन वन डायरेक्शन, तो कंटिन्यू मूव करेगी किस में, इन द सेम डायरेक्शन। कब तक? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। उसके बाद आपका आता है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ जो न्यूटन का हमने किया था, मैंने एक वीडियो में करवाया भी था, उसमें ना हमारी एक टर्म आती है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और नीचे क्या आता है आपका, डिवाइडेड बाय टाइम। ये कॉन्सेप्ट आता है आपका। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए मोमेंटम होता क्या है। तो कोई ऑब्जेक्ट कितना मूव करता है, उसकी मोशन की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या कहलाता है, कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, कि कोई चीज़ कितनी मूव कर रही है, कितनी तेज स्पीड से कर रही है, मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है उसको हम किस सिंबल से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं किससे, पी से, ठीक है। और पी पे हम डाल देते हैं एक एरो, क्योंकि पी मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से, तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली क्या करेगा, मूव करेगा। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m। तो हम इस मोमेंटम जो है इसको क्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो मास जो है उसको हम m से लिखते हैं, वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, v से। तो ये आपकी टर्म हो जाएगी मोमेंटम की। अब यहाँ पे इसने बोला है कि मोमेंटम में चेंज आ रहा है विद टाइम, इसको हम बोलते हैं फोर्स। तो यहाँ पे ना विद टाइम हम चेंज लेते हैं ना, न्यूटन का सेकंड लॉ चल आगे बता रही हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो विद टाइम चेंज अगर लें तो इसको d/dt से लिखते हैं हम। अब चेंज किस में बता रहे हो आप, मोमेंटम में। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं dp/dt, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, डायरेक्टली का सिंबल हटा के यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख देते हैं, k कांस्टेंट। तो d/dt अब आपने कर दिया इसको मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी लिख दिया क्योंकि हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप f का जो फॉर्मूला निकालेंगे वो क्या आएगा, k, m आपका बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा m d/dt किसका, v का, ठीक है। तो ये d/dt जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, d/dt रिप्रेजेंट करता है किसको, किसी चीज़ में चेंज हो रहा है, चेंज विद टाइम, चेंज विद टाइम, कि टाइम के साथ चेंज कितना हो रहा है किसी भी चीज़ में। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल्स टू हमारा क्या आया, क्या k m
d/dt किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर। तो ये जो टर्म है चेंज इन वेलोसिटी, dv/dt जो टर्म है वो हमारी होती है एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो f क्या हो जाएगा हमारा km, और dv/dt को हम लिख देंगे a। ठीक है, तो हमारा f का जो फॉर्मूला है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको तो हम k को 1 मान सकते हैं। तो यहाँ से f का फॉर्मूला क्या है आपका, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब बात आती है इसकी यूनिट्स की। तो यूनिट ऑफ फोर्स जो है, ऐसा यूनिट जो फोर्स की होती है वो हमारी कितनी होती है, इज़ न्यूटन। ठीक है, उसके बाद आता है किसका टर्म, सीजीएस यूनिट फोर्स की क्या होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, इज डाइन। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला है m इंटू ए, ऐसा यूनिट में हम मास को केजी में लेते हैं, डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं। तो यहाँ से f की यूनिट हमने क्या ली, न्यूटन। ठीक है, मास की क्या लोगे आप, किलोग्राम। एक्सीलरेशन की क्या ली जाती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये न्यूटन हमारा किसके इक्वल आया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम कन्वर्ट करते हैं कि दूसरी सीजीएस यूनिट हम लेते हैं इसकी डाइन। ठीक है, तो यहाँ से मास को तो आप किस में रखोगे, ग्राम में। एक्सीलरेशन की यूनिट किस में रखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसकी यूनिट आ गई आपकी, ये आपकी यूनिट आ गई किसकी, आपकी सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहाँ से ना हम इसको करते क्या हैं कि हमारा जो न्यूटन है वो हमारा कितना आ रहा है, न्यूटन इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको बोल देते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, हमें ये करना है। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 केजी में हम कितने ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, मीटर में हम कितने लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और पर सेकंड स्क्वायर रख दिया। तो यहाँ से आपका 1 न्यूटन किसके इक्वल आया, 1 न्यूटन आपका आ गया किसके इक्वल, 1000 और 100 कितना हुआ, ये हो गया हमारा 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 1 लाख को हम लिख सकते हैं 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमने की इसकी सीजीएस यूनिट डाइन, किसकी, फोर्स की। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं हमारे, 1 न्यूटन में हो गया हमारे 10⁵ डाइन। ठीक है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं इसकी यूनिट को। इसकी 2 यूनिट और आती हैं फोर्स की हमारे कुछ क्वेश्चंस में यूनिट दिखाते हैं। एक तो आती है हमारी किलोग्राम वेट। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं किलोग्राम फोर्स। ठीक है, और सेकंड यूनिट इसकी आती है फोर्स की ग्राम वेट या फिर ग्राम फोर्स। ठीक है, इस तरीके से हमें यूनिट मिलती है। तो हम अब इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 1 किलोग्राम वेट को आपको कन्वर्ट करना है किस में, न्यूटन में। किस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इन न्यूटन। तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोग्राम वेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो वेट आपको वर्ड दे रखा है ना, वेट हमारी होती है ग्रेविटी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 1 kg, और वेट की जगह मैं कितना लिख दूँ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको पता है ये 9.8 तो आगे आ जाएगा, और ये हो गया आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को भी हमने लिखा है कितना लिखा है, न्यूटन। तो आपका 1 kg वेट, और वेट की जगह हम इसको फोर्स में मान सकते हैं, या 1 kg फोर्स। ठीक है, इन दोनों को वेट या फोर्स एक ही बात है, हम कितने न्यूटन लिख सकते हैं, 9.8 न्यूटन। ठीक है, वैसे ही हम इसको ग्राम फोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं डाइन में, ग्राम फोर्स को या ग्राम वेट को।
तो देखिए यहाँ पे आपके पास है ग्राम वेट, ठीक है। तो वेट की वैल्यू कितनी होती है 1 ग्राम, और इसको हम लिख देंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हमें डाइन में बदलना है, मतलब हम ये कहते हैं 1 ग्राम वेट में कितने डाइन होते हैं, हाउ मेनी डाइन। तो हम इसको करेंगे यहाँ पे हाउ मेनी डाइन, कितने डाइन होते हैं। तो हम ये करेंगे कि इसको सोल्व करने के लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ से आपके पास ग्राम तो ग्राम एज इट इज़ है, ठीक है, और 9.8 अब मीटर सीजीएस सिस्टम में बदलना पड़ेगा डाइन के लिए, तो मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको कितना आया, डेसिमल आप हटाएंगे तो यहाँ से डेसिमल से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना बचा, ये बच गया आपके पास 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपके पास ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको मैंने अभी बताया था क्या होता है डाइन, ठीक है। तो 1 ग्राम वेट, या वेट की जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम फोर्स, इसमें हमारे कितने डाइन होते हैं 980 डाइन होते हैं, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद होनी चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। 1 ग्राम वेट में 980 डाइन होते हैं, 1 ग्राम फोर्स में, और 1 kg वेट में, या इसको हम क्या बोल सकते हैं 1 kg फोर्स, ठीक है। तो कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, न्यूटन, ठीक है। तो ये आपको इसकी यूनिट्स हैं, अनदर यूनिट, ठीक है। एक ना आपका टॉपिक आता है कनेक्टेड मोशन का, कनेक्टेड मोशन का जो कॉन्सेप्ट आपका है, इसमें क्या है, आप एक पुली लेते हैं, ठीक है, और इस पुली के दोनों साइड आपने क्या किया, एक ब्लॉक इधर लटका दिया रस्सी से, और एक ब्लॉक आपने इधर लटका दिया। इस ब्लॉक का नाम दे देते हैं हम M1, और इस ब्लॉक का नाम दे देते हैं M2, ठीक है। तो यहाँ से इस ब्लॉक का जो वेट है वो इसको किधर खींचेगा, डाउनवर्ड, M1G हो गया, और इस ब्लॉक का वेट इसको किधर खींचेगा M2G। तो आपको ये तो दिखाई दे रहा होगा कि किस ब्लॉक का वेट जो है वो ज़्यादा है। तो M1 अगर नीचे आ रहा है, ये हमारी रोप है, तो हम ये कहेंगे मास M1 का ज़्यादा है किससे, M2 से, ठीक है। नीचे आ रहा है वो उसका मास ज़्यादा होगा, तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे ना अब इस रस्सी के ऊपर फोर्स लगेगा। यहाँ पे आपका न्यूटन का थर्ड लॉ यूज़ होता है, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाते हैं, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है आप जिस पे आप क्या लगाते हो, ये बच्चा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस पे, या फिर आप मान लो कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है, और टेबल पे क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक इस टेबल पे क्या लगा रहा है, फोर्स मतलब अपना वेट लगा रहा है ना, ठीक है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल इस पे फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, तो हम ये बोलते हैं कि जो ब्लॉक रखा हुआ है ये तो अपना एक्शन कर रहा है, मतलब अपना वेट इस पे लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और F जो टेबल इस पे लगा रही है उसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्शन, क्या बोला जाता है, रिएक्शन बोला जाता है। तो हम ये कहते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन जो है, एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं, है तो फोर्स, एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या हैं, सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या होती है, अपोजिट। तो यहाँ पे इसके बीच में सिंबल क्या लगेगा, माइनस का लगेगा, मतलब एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट होती है किसके, अपोजिट टू
और रिएक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो वेट नीचे लग रहा है तो इसका जो टेबल का फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो वैसे ही हम अपोजिट डायरेक्शन में हो गए दोनों, एक डाउनवर्ड है तो दूसरा अपवर्ड है। तो यहाँ पे ना हम ये बोल रहे हैं कि जो कनेक्टेड मोशन का आप कॉन्सेप्ट ले रहे हो, ये जो पुली आपने ली है इस पर आपने 2 ब्लॉक लगा दिए, एक ब्लॉक तो M1 लगा दिया और एक ब्लॉक क्या लगा दिया, M2। ठीक है, सॉरी ये तो M2 है और ये क्या है आपका M1। तो M1 जी तो नीचे की तरफ आएगा और इसका वेट क्या आएगा, इसका M2 जी भी नीचे आएगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ना रस्सी में हमारा क्या बनती है, टेंशन बनती है, मतलब रस्सी ना टूट भी सकती है, इस तरीके से टेंशन बनती है। इस टी टेंशन होता है हमारा रस्सी के अंदर जो खिंचाव बनता है ना, उसको हम टेंशन बोलते हैं। और वो टेंशन हमारी टी सिंबल से लिखी जाती है क्या, एक तरीके से फोर्स है, जिस फोर्स से ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है। तो यहाँ पे ना इसके जस्ट बिल्कुल अपोजिट, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे, टेंशन लगेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक रोप है, ठीक है, एक बच्चा इसको इधर से खींच रहा है और एक बच्चा इसको इधर से खींच रहा है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ से रस्सी टूटती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये बच्चा फोर्स लगा रहा है, इधर टेंशन बन रही है, ये बच्चा फोर्स लगा रहा है, इधर टेंशन बन रही है, और दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं। तो ये यहाँ से क्या हो जाती है, कट हो जाती है, मतलब रस्सी टूट जाती है। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि हमारी इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो रोप है उस पर क्या लग रही है, टेंशन लग रही है। तो टेंशन लग रही है, ठीक है, मान लिया अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी दोनों। तो यहाँ से आपका ब्लॉक अगर नीचे खींच रहा है तो टेंशन ऊपर लगेगी। ठीक है, और यहाँ से ब्लॉक इस M2G भी डाउनवर्ड वेट लगाएगा तो इसकी भी टेंशन किधर लगेगी, ऊपर। लेकिन ये दोनों टेंशन क्या रहती हैं, सेम रहती है, दोनों की दोनों टेंशन की वैल्यू। तो यहाँ पे हम सेम टेंशन कैसे लेते हैं, जैसे टेंशन क्या है, टेंशन जो है वो एक फोर्स है। आप जो रोप ले रहे हो ना, यहाँ पे आपने जो रोप ली देखिए, ठीक है, तो ये जो रोप है ना, जो आप रोप ले रहे हो, अगर ये मूव करेगी, टेंशन क्या है, टेंशन एक तरीके से फोर्स है। हम इसको बोल सकते हैं कि फोर्स हो सकता है, ये वो क्या फोर्स, ये मास पे डिपेंड करता है और दूसरा एक्सीलरेशन पे। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ से आपने ये हिस्सा लिया रस्सी का, ये मान लो ए एक्सीलरेशन से चल रही है। ठीक है, ए एक्सीलरेशन से मतलब आप मान लो कि इसकी वेलोसिटी, मान लो आप इसको कोई बच्चा खींच रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो ये जो है ये हिस्सा, इतना पार्ट कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। मान लो ये वाला हिस्सा कितने वेलोसिटी से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो बताइए ये वाला हिस्सा कितने मीटर पर सेकेंड से चलेगा, सेम ही वेलोसिटी से चलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ये कह दूँ, ये इसको आप मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, 5 से, तो ये हिस्सा भी इसका 5 से ही चलेगा। अगर ये 2 से चलेगा तो ये तो आगे निकल जाएगी, ये पीछे हो जाएगा, इसका मतलब रस्सी बीच में से टूटेगी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के हर एक हिस्से बराबर वेलोसिटी से चलेंगे। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे आगे वाला पार्ट अगर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो पीछे वाला भी 5 से जाएगा। तो मैं ये बोलूँ कि आगे वाला अगर ए एक्सीलरेशन से जा रहा है तो पीछे वाला भी ए एक्सीलरेशन से जाएगा। तो आगे वाले पे अगर टेंशन टी लग रही है तो पीछे वाले पे भी टेंशन टी लगेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स, जो टेंशन का फोर्स है, इससे एक ही रस्सी पे टेंशन सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी हमने टेंशन टी ली और यहाँ पे भी टेंशन टी ली, इसमें ना T1 लिया ना मैंने T2 लिया। तो इसको करने के लिए हम करते क्या है कि जो पुली आप ले रहे हैं, ये आपका ब्लॉक क्या है, M2 सॉरी, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और ये ब्लॉक क्या है आपका M1, इसका भी वेट किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, टेंशन किधर लग रही है, ऊपर, इसकी टेंशन भी ऊपर लगेगी, अपोजिट इक्वल और अपोजिट फोर्स होंगे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक जो है वो हमारा नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कहेंगे इसका एक्सेलरेशन, और
इस m2 का एक्सेलरेशन तो अटैच है, ब्लॉक रस्सी से अटैच हो तो एक्सेलरेशन सेम होगा। अभी मैंने बताया जो जो चीज़ें अटैच होती हैं उनका एक्सेलरेशन सेम होता है। तो हम ये बोलेंगे कि ये तो ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आएगा, तो ये ए एक्सेलरेशन से किधर जाएगा, ऊपर। नीचे वाला खींचेगा तो ऊपर वाला ये m2 जो है ये ऐसे रस्सी की वजह से ऊपर जाएगा। तो ये कितने फोर्स से जा रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि m1g तो है जाता किससे, टी से, और m2g है कम किससे, टी से। मान लो मैं ये आपको बोलूँ कि ये तो आपके पास 10 न्यूटन लग रहा है और ये आपके पास लग रहा है 8 न्यूटन। तो बताइए ब्लॉक नीचे कितने न्यूटन से आएगा। ब्लॉक जो है उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, और ऊपर टेंशन लग रही है कितनी, 8 न्यूटन। तो ब्लॉक कितने न्यूटन से मूव करेगा, m1g जो है ब्लॉक हमारा मूव करेगा 2 न्यूटन से। ब्लॉक मूव करेगा विद 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन से मूव करेगा। मूव करने वाला फोर्स कौन सा होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट कर रहा है। तो 2 न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन। मतलब m इंटू ए जो है m1a मूव कर रहा है, तो m1a आपका क्या होगा, 10 न्यूटन तो m1g की वैल्यू है और 8 न्यूटन किसकी है, टी टेंशन की। तो इस तरीके से आपकी क्या बन सकती है, इक्वेशन बन सकती है ना। तो हम ये बोलेंगे क्योंकि m1g जो है वो जाता है किससे, m1g जाता है किससे, टी टेंशन से। तो हम इसको ये बोलते हैं कि यहाँ से आपका जो m1g है वो जाता है। तो ये हमारी इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि अब ये वाला ब्लॉक, सेकंड वाला जो ब्लॉक है वो आपका कितने न्यूटन से ऊपर जाएगा, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। वेट क्या है इसका, m2g है, और इस पे टेंशन क्या लग रही है, टी। तो हम ये बोलते हैं कि m2g कम है किससे, टी से। ठीक है, आगे वाले पेज में करते हैं। ये जो पुली हमने ली थी इस पे ये तो हमारा क्या है, m2g, ये क्या है, टी टेंशन। दूसरा ब्लॉक नीचे आ रहा है, उसके ऊपर वेट कितना है, m1g, और टेंशन कितनी है, टी। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये ए एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो हम ये बोलते हैं कि m1g ज़्यादा है किससे, टी से। ठीक है, और सेकंड वाले केस में क्या है, m2g कम है किससे, टी से। और इनके डिफरेंस की वजह से, जैसे मैंने पीछे बोला कि m1g जो है वो टी से कितना ज़्यादा है, उसकी वजह से बॉडी मूव करेगी, और मूव करने वाला फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन लगा दी। तो हम यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं नाम। इसी तरीके से आप सेकंड वाले ब्लॉक पे लगाओ m2g पे। तो t ज़्यादा है m2g से, इसका मतलब इन दोनों के डिफरेंस की वजह से, t माइनस m2g की वजह से ब्लॉक मूव करेगा, और उस ब्लॉक का मास क्या है, m2 इंटू एक्सीलरेशन, m2a लेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना कि ब्लॉक नीचे मान लीजिए आपका, अब इसके हिसाब से मैं ये बोल दूँ कि नीचे तो आपका कितना है, 6 न्यूटन, और ऊपर टेंशन कितनी थी, 8 न्यूटन। तो ब्लॉक ऊपर की तरफ कितने न्यूटन से जाएगा, 2 न्यूटन से। तो टी तो आपकी कितनी थी, 8 न्यूटन। इसको मैं लिख देती हूँ, टी तो आपकी 8 न्यूटन थी, टी की वैल्यू। m2g कितना है, 6 न्यूटन, इक्वल्स टू m2a कितना है, 2 न्यूटन। तो यहाँ से वैल्यू रख दी ना, इसकी टी 6 न्यूटन की m2g और 2 न्यूटन की m2a। तो यहाँ से हम इक्वेशन बोल सकते हैं कि t माइनस m2g इक्वल टू m2a। तो यहाँ से ना आपको तो ए एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी एक तो, और एक टी टेंशन की निकालनी। तो हम क्या करेंगे, ए एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे ताकि टी से टी कैंसिल हो जाए। तो देखिए लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट में m1g माइनस टी प्लस लेफ्ट में जुड़ जाएगा t माइनस m2g इक्वल्स टू राइट में जुड़ जाएगा m1a प्लस m2a। तो यहाँ से आपका t से t कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा m1g माइनस m2g इक्वल्स टू m1 प्लस m2, एक कॉमन ले लो,
तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना, कितने एक्सेलरेशन से, जी कॉमन ले लेंगे यहाँ से, m1 m माइनस m2 ब्रैकेट g इक्वल्स टू m1 प्लस m2 और ब्रैकेट a। तो a एक्सेलरेशन कितना आएगा, a एक्सेलरेशन आ जाएगा m1 माइनस m2 ब्रैकेट g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, मतलब ऊपर तो डिफरेंस के हिसाब से चलेगा और नीचे एडिशन के हिसाब से। तो ये आपका आ गया एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, टेंशन। ठीक है, चाहे तो आप ए की वैल्यू रख के कर लो या फिर आप इसको वैसे सोल्व कर लो, मतलब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन तो क्या थी, m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a। ठीक है, सेकंड क्या थी, t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें लेफ़्ट और राइट को तो क्या होगा, यहाँ से इनको क्रॉस कर लेते हैं। तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, m2a जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें निकालने की इसकी वैल्यू, हमें t फाइंड करनी है, t। तो m2a तो मल्टीप्लाई हो गया m1g माइनस टी से इक्वल्स टू m1a किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, t माइनस m2g से। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी m2a, एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार इससे। तो क्या होगा, m2a मतलब m1 m2a g हो गया मल्टीप्लाई, माइनस में कितनी हुई वैल्यू, m2a t। यहाँ पे ना हम एक्सेलरेशन को पहले कट कर देते हैं ताकि इक्वेशन हमारी सिंपल हो जाए। जैसे आपको यहाँ तक हमने किया इसका, इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको ए जो एक्सेलरेशन है, ए को तो कट करना है क्योंकि ए तो हमें चाहिए नहीं। तो हमारा m1 बाई m2 बच गया, तो m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, t माइनस m2g, क्रॉस मल्टीप्लाई तो है ही। तो यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे हो जाएगा, तो m1 m2g माइनस किसके इक्वल, माइनस में क्या हुआ, m2t इक्वल्स टू m1t और माइनस में m1 m2g। ठीक है, लिखा नहीं जा रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब m1 m2g एक साइड ले आते हैं, तो m1 m2g और m1 m2g तो क्या हो गया, ऐड, और m2t और m1t एक साइड चला जाएगा, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो m2t प्लस m1t, तो यहाँ से ये तो हो गया 2m1 m2g। ठीक है, इक्वल्स टू t कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया m1 प्लस m2 ब्रैकेट t। तो t टेंशन की वैल्यू कितनी आई, 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग या फिर रो। मतलब पुली वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें टेंशन का फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, a इक्वल्स टू, ए का जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, जो ब्लॉक ज़्यादा मास का है, m1 ज़्यादा था तो m1 में से m2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, m1 माइनस m2 इंटू जी, और नीचे मासेस का क्या था, एडिशन। ठीक है, तो एडिशन तो दोनों में ही लग रहे हैं, m1 प्लस m2, इसमें डबल प्रोडक्ट हो रहा है m1 m2 का, और इसमें डिफरेंस हो रहा है m1 और m2 का, और इंटू में g भी है। तो बस आपको कुछ टर्म देखनी है यहाँ पे फॉर्मूले में, इसमें तो m1 m2 का 2 मल्टीपल है और इसमें m1 m2 का डिफरेंस है। ठीक है, और करते हैं इन पे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट यू ऑल।